I hope you are all doing really well. So guys, today in this video we will learn about how to paraphrase the given statement. Alright, so first of all सबसे पहले ये समझिए कि paraphrasing कहाँ कहाँ यूज होती है, ठीक है. So in IELTS in writing task हमेशा ध्यान रखिए आपके writing task 1 as well as in your writing task 2 paraphrasing जो है it plays a very important role. ये बहुत ज़्यादा important role play करती है. क्यों? क्योंकि आपके task 1 as well as your task 2 ये दोनों की बिगनिंग में आती है. आपको टास्क 1 की इंट्रोडक्शन में भी पैराफ्रेजिंग करनी होती है, आपको टास्क 2 की इंट्रोडक्शन में भी पैराफ्रेजिंग करनी होती है. तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट पैराफ्रेजिंग जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि पैराफ्रेजिंग कैसे करें, हम सिनोनिम यूज़ करके करें, हम इस चीज़ को घुमा फिरा के लिख लें, हम वर्ड्स चेंज करें. और इस सब चक्कर में क्या होता है, बच्चे क्या होते हैं कि वर्ड टू वर्ड पैराफ्रेज करने की कोशिश करते हैं. तो फॉर दैट एट द एंड क्या होता है कि मीनिंग जो होता है सेंटेंस का वो चेंज हो जाता है. तो पैराफ्रेजिंग का सबसे मेन रूल और मेन फीचर जो हमें सभी को ध्यान में रखना होता है दैट इज कि जब भी पैराफ्रेजिंग करें, आप जब भी पैराफ्रेजिंग करें तो उसका मतलब हो गया कि आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो होता है वो चेंज करना होता है, ना कि उसका मीनिंग. So you have to change the sentence structure without changing its meaning. ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं? हम कई बार there are various ways वो मैं नीचे डिस्कस भी करूंगी. तो बेसिकली आपको सिंपल सेंटेंस को घुमा फिरा के किसी तरह कुछ वर्ड्स एमिट करके, किसी तरह कुछ वर्ड्स ऐड करके, कभी कुछ वर्ड्स इलेबोरेट करके, कई बार सिनोनिम्स यूज करके, कई बार वर्ड की पोजीशन चेंज करके आपको जो सेंटेंस है, जो स्टेटमेंट होती है उसको पैराफ्रेज करना होता है. ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखिए कि मेन पॉइंट जो होता है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि पैराफ्रेजिंग हमेशा एट द एंड आपका मीनिंग जो होता है फॉर्मर सेंटेंस का एज वेल एज योर लेटर सेंटेंस, फॉर्मर एंड लेटर सेंटेंस का मीनिंग सेम होना चाहिए. बट एट द एंड अगर आप कहो कि उसका जो वर्ड्स की पोजीशन है, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो चेंज होना चाहिए, बस. ठीक है, सो first of all, just always see that paraphrasing is an essential part of IELTS skill. ठीक है, paraphrasing is simply rewriting a phrase or sentence so that it has the same meaning but different words. ठीक है, so paraphrasing is one of the most important skills to learn before doing your IELTS test. जब भी आप प्रैक्टिस स्टार्ट करें, जब भी आप फॉर्मेट लिखना स्टार्ट करें, जब भी आप कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना स्टार्ट करें, चाहे वो राइटिंग टास्क 1 का हो, चाहे वो राइटिंग टास्क 2 का हो, तो हमेशा आपको ध्यान रखें सबसे पहले कुछ चीज़ें जो आपको हेल्प करेंगी उस लाइन ग्राफ एज वेल एज या फिर बाकी ग्राफ से जितने भी टास्क 1 के होते हैं, एज वेल एज जो आपका राइटिंग टास्क 2 भी है, जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि इंट्रोडक्शन सब में आएगी, सब में पैराफ्रेजिंग होगी ही होगी. राइटिंग में जितने टास्क में आपके क्वेश्चंस होते हैं, चाहे वो आपका लाइन ग्राफ हो, चाहे वो आपका बार ग्राफ हो, चाहे पाई चार्ट हो, चाहे मैप्स हो, चाहे वो आपका प्रोसेस हो, चाहे मल्टीपल ग्राफ हो, इन सब में आपका पैराफ्रेजिंग जो होती है इंट्रोडक्शन में होगी ही होगी. सेम गोज फॉर द राइटिंग टास्क 2. टास्क 2 में भी अगर आपको एग्री डिसएग्री के क्वेश्चन आए, चाहे वो आपको एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस का आए, चाहे वो आपको कॉजेज एंड सॉल्यूशंस क्या हैं या प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन क्या है, तो जिस मर्जी क्या है, जब भी आपने टास्क 1 एज वेल एज टास्क 2 की इंट्रोडक्शन लिखनी है तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ आपको करनी होती है दैट इज पैराफ्रेजिंग द गिवन स्टेटमेंट. ठीक है, सो ये हमेशा ध्यान रखें कि इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर राइटिंग एंड स्पीकिंग, बट इट विल ऑल्सो हेल्प यू गाइज इन रीडिंग एज वेल एज इन लिसनिंग टेस्ट. आपको पता चलेगा जब भी आप पैसेजेस पढ़ेंगे रीडिंग के, तो आपको पता होगा कि अच्छा होता क्या यूजली कि आपको जैसे रीडिंग में एक पैसेज दे दिया जाता है एंड आफ्टर दैट अ फ्यू क्वेश्चंस आर गिवन. वो क्वेश्चंस के भी स्पेशली जैसे आपके येस नो और ट्रू फॉल्स के होते हैं, या फिर कई बार क्या होता है आपको जहाँ समराइज करके आपको हेडिंग्स देनी होती हैं, आपको फिलिंग ब्लैंक्स फिल करने होते हैं जहाँ पे आपको समरी दी हो, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो होते हैं वहाँ पे यूजुअली पैराफ्रेजिंग यूज की होती है. तो होता है कि आप पीछे जो सेंटेंसेस लिखे होते हैं उनका पैराफ्रेज्ड वर्जन जो होता है वो क्वेश्चंस में दिया होता है. तो अगर आपको पैराफ्रेजिंग आती हो, अगर आपको पता हो कि इस तरीके से एक ही सेंटेंस को हम विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग हम घुमा के लिख सकते हैं, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा इन एवरी टास्क ऑफ IELTS. चाहे वो आपका राइटिंग मॉड्यूल है, चाहे वो स्पीकिंग है, चाहे वो लिसनिंग है, चाहे वो रीडिंग है. ठीक है, तो अगर बेसिकली बात की जाए तो इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट 3 to 4 मेथड्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो इन ऑर्डर टू पैराफ्रेज द स्टेटमेंट. ठीक है,
सो नंबर 1 जो सबसे पहला मेथड है जिसको आप यूज कर सकते हो, बहुत ज्यादा सिंपल है और वो मैक्सिमम बच्चे जो हैं वही यूज करते हैं, दैट इज यूजिंग सिनोनिम्स। ठीक है, अब सिनोनिम्स यूज करके वर्ड्स जो होते हैं, वर्ड सिनोनिम्स होते हैं बेसिकली जिन वर्ड्स का सिमिलर मीनिंग होता है, जिन वर्ड्स का सेम मीनिंग होता है। ठीक है, तो बेसिकली बच्चों को ना ये कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है कि सिनोनिम्स क्या होते हैं जिनका सिमिलर मीनिंग है। मतलब कोई नहीं, अगर आप परसेंटेज ले रहे हो तो परसेंटेज का सिनोनिम होगा परसेंटाइल और परसेंटव, और समटाइम्स बच्चे इवन परसेंटेज का सिनोनिम रेशियो और पोर्शन, प्रोपोर्शन, पता नहीं क्या क्या लगाते रहते हैं। तो वो जो होता है, ये कोई भी जितने भी वर्ड्स होते हैं ये आपस में इनका अलग अलग मीनिंग होता है, ये सेम नहीं होते। मैं जो बच्चे नॉर्मली मेरे से पढ़ते हैं, आई रियली टेल देम कि हमेशा ध्यान रखो कि जब भी सिनोनिम्स यूज कर रहे हो तो कंफ्यूज मत हो कि जब आप बच्चे यूजुअली गूगल करते हैं कि ये वर्ड है, इस वर्ड का सिनोनिम क्या है, तो उसमें क्या होता है, गूगल जो होता है वो नीचे कुछ वर्ड्स दे देता है। बच्चे जस्ट वो वर्ड्स क्रैम कर देखते हैं, ये देखे बिना कि वो वर्ड जो है एज अ नाउन यूज होना है, वो वर्ड एज अ एडजेक्टिव यूज होना है, वो वर्ड एज अ वर्ब यूज होना है। और नीचे जो गूगल में ना कई बार उन वर्ड्स की नीचे आपको कई बार क्या हमेशा ही आपको ना नीचे एक एग्जाम्पल सॉल्व की दी जाती है जहाँ पे उस वर्ड को किस तरह से सेंटेंस में यूज करना है वो भी बताया जाता है। बट होता है क्या, बच्चे यूजुअली उसको देखना भूल जाते हैं, इतना ध्यान नहीं देते, यूजुअली बस एक सिनोनिम वर्ड लिखा है एंड उसके जो पहले 3-4 वर्ड्स आए वो मेमोराइज कर लिया और अपने हिसाब से अपनी मर्जी से जहाँ दिल किया वहाँ यूज कर लिया। तो ऐसा नहीं होता, ये लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप जो दिल आए वो नहीं कर सकते, ये हमेशा याद रखिए। तो सिनोनिम्स क्या हो गया, कमिंग बैक टू द टॉपिक, दैट की सिनोनिम्स होते क्या है। बेसिकली सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड्स नहीं होते, बेसिकली सिनोनिम्स होते हैं जिनका सेम, मतलब मोस्टली 80-90% मीनिंग जो होता है वो सेम होता है। तो सिनोनिम्स आपने वो यूज करना है जिनका सेम मीनिंग है, ना कि सिमिलर मीनिंग। ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखें। सो जैसे कि मैं कह सकती हूँ सिनोनिम्स क्या, डिफरेंट वर्ड्स दैट हैव सेम मीनिंग। सो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे, अगर वर्ड ह्यूमन है तो इसका हम सिनोनिम क्या यूज करेंगे, पीपल और इंडिविजुअल और पर्सन, इस हिसाब से। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं इसमें ना, यूजुअली जब आप सिनोनिम यूज करते हैं तो पीपल की जगह होमोसेपियंस, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज करने लग सकते हैं। तो होता है क्या, ये नहीं है कि आपके वो वर्ड्स गलत है, बट द थिंग इज दोज आर साइंटिफिक नेम्स, वो आप साइंस में कभी आपने यूज करना हो तो वहां करो, आप यहाँ नहीं यूज करोगे। आपका ये लैंग्वेज का टेस्ट है, आपने लैंग्वेज को ही फॉलो करना है। आपको जितना हो सके, मैं फिर रिपीट करूंगी, जितना हो सके याद रखिए कि सेम मीनिंग के रखिए, ना कि जस्ट आप बच्चे यूजुअली सोचते हैं कि वर्ड्स हमारे कहीं रिपीट ना हो जाए, तो जो दिलाए वो सिनोनिम उठा के लगा देते हैं। तो ऐसा नहीं होता, हमेशा वो सिनोनिम्स लगाएं जिनका मीनिंग सेम हो। तो जैसे कि अगर वर्ड अट्रैक्टिव है, ठीक है, तो आप उसको ब्यूटीफुल कह सकते हो, आप उसको प्रिटी कह सकते हो, आप उसको गॉर्जियस कह सकते हो। ठीक है, तो ये सारे वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, बट हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी इससे क्या होता है कि नए सेंटेंसेज होंगे। जैसे आप देख सकते हो कि ये जो मेथड है ये सिंपली क्या करता है, वर्ड्स को रिप्लेस करता है विद द सेम मीनिंग इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस अ न्यू सेंटेंस। तो क्या कि जब भी एक सेंटेंस है उसको उसमें हमने वर्ड्स को चेंज किया, जो सेम मीनिंग के वर्ड्स हैं वो लगा दिए, हमने सिनोनिम्स यूज किए, तो उससे होता है क्या कि एक न्यू सेंटेंस प्रोड्यूस होता है। बट एट द एंड अगेन जो उसका मीनिंग होता है सेंटेंस का, फॉर्मर सेंटेंस एज वेल एज योर लेटर सेंटेंस, उनका मीनिंग हमेशा सेम होता है। ठीक है, सो अगर इफ यू कैन लुक एट योर स्क्रीन एंड सी, मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं। ठीक है, तो पहले एक बेसिक सिंपल एग्जांपल है जिससे आपको समझ आए कि एक्चुअली सिनोनिम्स होते कैसे हैं और आपने किस तरीके से यूज करके सिनोनिम्स पैराफ्रेजिंग करनी है। ठीक है, सो पहले एग्जांपल जैसे अगर आपको एक स्टेटमेंट दी जाए कि माई कार नीड्स पेट्रोल, सिंपल स्टेटमेंट है कि माई कार नीड्स पेट्रोल, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप कह सकते हो माई व्हीकल रिक्वायर्स फ्यूल। तो इससे क्या हुआ, मैंने कार की जगह व्हीकल लगा दिया, नीड्स की जगह रिक्वायर्स लगा दिया एंड पेट्रोल की जगह फ्यूल लगा दिया। तो क्या हुआ कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया बट उसका मीनिंग जो है वो सेम है। सो अगर हम एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि आ गया कि ग्लोबल वार्मिंग is mostly caused by emissions from internal combustion engines। तो एक सिंपल आपको स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल दी हुई है, तो इसको आप किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, आप कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज इज मेनली कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ फ्यूम्स फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। ठीक है, अब ग्लोबल वार्मिंग को हमने वर्ड यूज कर लिया, क्लाइमेट चेंज इज मोस्टली कॉज्ड की जगह मैंने क्या लिया, इज मेनली कॉज्ड
एमिशंस की जगह मैंने लिख दिया एमिशन इटसेल्फ, इस चीज को एलैबोरेट करके लिख दिया कि कैसे द रिलीज ऑफ फ्यूम्स, ठीक है, फ्रॉम इंटरनल कंबशन इंजन्स की जगह हमने यूज कर दिया फ्रॉम मोटर व्हीकल्स। तो इस तरीके से आप सिनोनिम्स यूज करते हुए, फर्स्ट मेथड जो सिनोनिम्स है इसको यूज करते हुए आप पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू द सेकंड मेथड, जिसमें क्या होता है, सेकंड मेथड इज जहां पे आप वर्ड का जो ऑर्डर होता है वो चेंज करते हैं। जो वर्ड का ऑर्डर है कि स्पेसिफिकली वर्ड जो है कौन सा वर्ड कहाँ लगा उसको चेंज करते हैं, ठीक है। सो चेंजिंग द वर्ड ऑर्डर ऑल्सो अलाउज यू टू इफेक्टिवली पैराफ्रेज अ सेंटेंस, बट अगेन वी हैव टू बी very careful, ठीक है। So don't change the word just by without thinking about how it affects the grammar of the sentence, but change the word order कि आपको जब कोई वर्ड ऐड करना हो, कोई सब्ट्रैक्ट करना हो, कोई वर्ड को किसी का फॉर्म चेंज करना हो, इस तरीके से, ठीक है। सो ये नहीं कि बस दिल किया तो वर्ड उठाया और कहीं पे भी ये नहीं देखा कि ग्रामर का जो सेंटेंस की जो ग्रामर है वो कहाँ जा रही है। आपने वर्ड उठाया अपनी मर्जी से, सब्जेक्ट को उठा के वो ऑब्जेक्ट कर दिया, वर्ब को उठा के सब्जेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं कर रहे हो आप। हमेशा ध्यान रखिए आपने क्या करना है, जब भी कोई वर्ड आप ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या तो आप कोई वर्ड ओमिट कर रहे हो या ऐड कर रहे हो या तो उसको चेंज कर रहे हो, तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपकी सेंटेंस का जो ग्रामर है वो ठीक होना चाहिए, आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली ठीक होना चाहिए, ठीक है। सो फॉर्चुनेटली देखा जाए तो देयर आर बेसिकली टू वेज वी कैन यूज इन ऑर्डर टू चेंज द वर्ड ऑर्डर, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो वे है, द फर्स्ट वे, you can easily change the order of the clauses if the original sentence has more than one clause, ठीक है। अगर आपको कोई एक सेंटेंस दे दिया गया, ठीक है, जिसमें क्लॉजेस 2 से 3 क्लॉजेस यूज हुए, अगर एक क्लॉज हो तो उसमें चेंज करना मुश्किल हो जाता है, बट अगर आपको 2 से 3 क्लॉजेस दे दिए जाए तो उसमें बहुत ईजी हो जाता है आपको उसका ऑर्डर जो होता है वर्ड्स का वो चेंज करना। जैसे कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन, अगर आपको फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन आता है कि as languages such as Spanish, Chinese and English become more widely used, there is a fear that many minority languages may die out. So अगर आपको ये क्वेश्चन आए सिंपली, तो आप इसको कैसे इतना ज़्यादा दिमाग ना लगाते हुए, या फिर सिंपली जो बहुत ईजीएस्ट मेथड होता है कि जहाँ पे आपको 2 क्लॉजेस दिए गए हैं, तो इसमें सिंपली आपको कैसे पैराफ्रेज कर सकते हो। तो आप पैराफ्रेज वाली स्टेटमेंट एक बार देखिए, जैसे इसको कैसे करिए कि देयर इज अ डिसमे that many lesser used languages may pass away as languages such as Chinese, English and Spanish become more broadly spoken. तो कुछ वर्ड्स भी चेंज किए, तो एक आधा वर्ड अगर आप चेंज कर दोगे तो वो बहुत अच्छी बात होगी। स्पेसिफिकली अगर सिंपली एक लाइन उठा के एक पोजीशन चेंज कर दी लाइंस की, तो उसकी जगह आप थोड़ा सा अगर आप वर्ड्स भी चेंज करोगे तो वो भी अच्छा होगा। बट अगर किसी को नहीं समझ आ रहा है कि पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है, ठीक है, तो मुश्किल लग रहा है, तो सिंपली ये इस चीज़ को फॉलो करो कि अगर आपके जो सेंटेंस है उसमें 2 क्लॉजेस हैं, तो जो फर्स्ट क्लॉज है उसको उठा के लास्ट में ले जाए एंड सेकेंड क्लॉज जो था उसको उठा के पहले ले आए। तो क्लॉजेस चेंज करके भी आप जो पैराफ्रेजिंग है वो कर सकते हैं, ठीक है। नाउ जो सेकंड मेथड है जिसको आप यूज करते हो पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, स्पेसिफिकली जब आपके क्लॉजेस हो, जब आपको चेंज करना हो वर्ड का ऑर्डर, तो आप कैसे कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो चेंज द वर्ड ऑर्डर इफ देयर इज एन एडजेक्टिव or noun in the question. You can do this by simply changing the adjective into a relative clause. तो बहुत easily इस चीज़ को यूज करते हुए, अगर कोई एडजेक्टिव दिया हुआ है, अगर कोई नाउन दिया है, उसको हम रिलेटिव क्लॉज में चेंज करते हुए सिंपली पैराफ्रेजिंग इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप क्वेश्चन देखें, तो अगर आपको क्वेश्चन आता है कि लर्निंग टू मैनेज मनी इज वन ऑफ द की एस्पेक्ट्स ऑफ एडल्ट लाइफ, सिंपल आपको एक क्वेश्चन आया, तो आप इसको पैराफ्रेज कैसे करेंगे। लर्निंग टू मैनेज मनी इज वन ऑफ द एस्पेक्ट्स टू एडल्ट लाइफ दैट इज द की, ठीक है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे पैराफ्रेजिंग करनी है। तो कई बार ज़रूरी नहीं होता कि आपको हमेशा सिनोनिम्स ही यूज़ करने हैं, सिनोनिम्स यूज़ करके ही पैराफ्रेजिंग होती है, पैराफ्रेजिंग और वे से भी होती है। अगर किसी को सिनोनिम्स नहीं याद रहते या किसी को हर एक वर्ड जो है ना सिमिलर लगता है, तो आप ये सारे मेथड्स जो हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। बट कोशिश ज़रूर कीजिए, अगर यहाँ पे भी आप वर्ड्स की या क्लॉजेस की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो बीच में कोई ना कोई वर्ड ज़रूर ऐसा रखें जहाँ पे वो पैराफ्रेज हुआ हो, सिंपली बस लाइंस को इंटरचेंज ना करें, ठीक है। So, moving on to the next method, the method number 3, that is
चेंज द फॉर्म ऑफ द वर्ड। हमने पहले क्या किया, सबसे पहला मेथड हमने पढ़ा आज कि आपको सिनोनिम्स यूज करने हैं। सेकंड मेथड हमने किया है जहाँ पे हमने वर्ड की पोजीशन चेंज करनी थी। अब थर्ड हम क्या कर रहे हैं, जहाँ पे हमने फॉर्म जो होता है वर्ड का वो चेंज करना है, ठीक है। सो देयर आर मैनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ड इंक्लूडिंग नाउन्स, वर्ब्स, एडजेक्टिव, एडवर्ब्स, ठीक है। चेंजिंग द फॉर्म ऑफ अ वर्ड अलाउज अस टू पैराफ्रेज इफेक्टिवली। Again, don't just change the form of the word, you also need to check that your changes make grammatical sense. You might need to change the words around it to make the sentence error free. So हमेशा ध्यान रखें, जो मैंने पहले भी कहा है आपको, जब भी कभी सिनोनिम्स यूज कर रहे हैं, जब भी कभी वर्ड्स की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, जब भी कभी फॉर्म जो होता है वर्ड का वो चेंज कर रहे हैं, तो हमेशा ध्यान में रखें कि ग्रामेटिकली आपका सेंटेंस जो हो वो करेक्ट हो, ठीक है। ये ना हो कि जो आपके सेंटेंस की ग्रामर है वो कम्प्लीटली रॉन्ग हो जाए, अपनी मर्जी से आपने फॉर्म भी चेंज कर दी, वर्ड भी चेंज कर दिया, और एट द एंड जो मीनिंग होता है सेंटेंस का वो निकलता ही नहीं है, ठीक है। सो अगर आप एक क्वेश्चन देखें, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ ऑन योर स्क्रीन्स, कि इफ़ यू आर गिवन अ क्वेश्चन, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि लॉन्गर लाइफ स्पैन्स and improvements in health of older people suggest that people over the age of 65 can continue to live full and active lives, ठीक है। सो ये एक क्वेश्चन अगर आपको दिया हुआ है तो इसको आप पैराफ्रेज किस वे में कर सकते हो, बाय चेंजिंग द फॉर्म ऑफ वर्ड्स। यू कैन सी दैट longer lifespans and improvements in health of older people are suggesting that people over the age of 65 can continue living full and active lives, ठीक है। तो इस तरीके से आप बीच बीच में जब सेंटेंस जो वर्ड्स होते हैं उसको फॉर्म को चेंज करते हुए भी आप क्या कर सकते हैं, पैराफ्रेजिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। अगर किसी को प्रॉपरली सिनोनिम्स नहीं यूज़ करना आते तो उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेथड और बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कुछ इतना बड़ा बात नहीं है। जैसे सिंपली आपने क्या किया, यहाँ पे जो सजेस्ट वर्ड था तो सिंपली उसको कर दिया आर सजेस्टिंग कर दिया। जैसे लिव, टू लिव था फुल, आपने उस लिव को वर्ड को फॉर्म चेंज करते हुए लिविंग कर दिया। तो एट द एंड हुआ क्या कि मीनिंग सेम रहा है, बट कहीं ना कहीं ये सेंटेंस आपका सेम नहीं होता, आपका कहीं ना कहीं उसका पैराफ्रेजिंग हो जाती है। तो एक ना बहुत ज़्यादा कॉमन मिथ है जो कि मैं आज तोड़ना चाहती हूँ बच्चों का, दैट इज़ कि उनको लगता है कि अगर कोई सेंटेंस है तो उस सेंटेंस में अगर कोई स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट में अगर एक सेंटेंस में अगर आपको 10 वर्ड्स हैं, फॉर एग्जांपल एक स्टेटमेंट है उसके 10 वर्ड्स हैं, तो उसमें ये इट इज़ नेवर नेसेसरी कि उन 10 वर्ड्स में से आपको 8 to 9 वर्ड्स पैराफ्रेज करने ही करने पड़ेंगे। इट इज़ नेवर सर्टेन। अगर आप 4 to 5 वर्ड्स भी उसके पैराफ्रेज कर देते हैं तो इट इज़ मोर देन इनफ, वो पैराफ्रेजिंग काउंट हो जाती है। बट अगेन बस यही ध्यान रखना है कि आपको फॉर्मल और लेटर सेंटेंस का जो मीनिंग होगा वो सेम रखना है। हाँ, अगर आप में से कुछ बच्चे ऐसे हैं हु आर कैपेबल इनफ टू चेंज अराउंड 8 to 9 सेंटेंसेस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग सेम रखते हुए अगर आप कर सकते हैं तो यू आर अलाउड टू डू दैट। ये ना कीजिए कि अच्छा ठीक है हम कर भी सकते हैं तो भी 4-5 वर्ड चेंज कर दिए, तो वो ठीक नहीं है, ठीक है। तो अगर तो आप कैपेबल हो तो आप चेंज कर लो, अगर नहीं हो तो आप 3-4 वर्ड चेंज करके भी आराम से कर सकते हैं पैराफ्रेजिंग। नाउ द लास्ट मेथड जो कि यूजली बच्चे यूज कम करते हैं, बट इट इज़ अ मेथड, और ये बस लास्ट चांस होता है जब आपको आपको सिनोनिम्स यूज़ करना नहीं आते, आपको वर्ड्स की पोजीशन चेंज करके नहीं समझ आ रहा, आपको क्लॉजेस की पोजीशन चेंज करके नहीं समझ आ रहा, आपको फॉर्म कैसे वर्ड्स की चेंज करनी वो भी नहीं आ रही, तो आप ये वाला मेथड बहुत ईजी है। एक्टिव पैसिव सभी ने बचपन से किए होते हैं, आप 5th 6th से एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते आ रहे हैं, तो वही चीज़ आपने यहाँ अप्लाई करनी होती है। तो नंबर 4th मेथड दैट इज पैराफ्रेजिंग इज ऑफ चेंज एक्टिव टू पैसिव, ठीक है। तो पैसिव वॉइस इज ऑफन यूज्ड इन एकेडमिक राइटिंग एंड कैन देयरफॉर बी यूज्ड इन IELTS एकेडमिक राइटिंग टेस्ट आल्सो। सो ओनली वर्ब्स विद एन ऑब्जेक्ट कैन बी टर्न्ड इनटू द पैसिव। हमेशा ध्यान रखिए जो वर्ब्स होंगे, ठीक है, विद एन ऑब्जेक्ट वो ही टर्न होंगे पैसिव में। ये नहीं है कि आप सब्जेक्ट से उन चीज़ों को चेंज कर रहे हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देख सकते हैं, एक एक्टिव सेंटेंस की एग्जांपल दिया सबसे पहले मैंने, उस चीज़ को पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया और पैराफ्रेजिंग कैसे किया वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। कैसे किया? एक्टिव सेंटेंस क्या है? द प्रॉपर्टी डेवलपर्स इन्वेस्टेड $20 million in the development of shopping center. So this is a simple active sentence. इस चीज़ को आप पैसिव में कैसे कर सकते हैं? You can write
कि $20 million was invested इन द डेवलपमेंट ऑफ शॉपिंग सेंटर्स. सिंपल है, आपने एक्टिव जो सेंटेंस था उसको पैसिव कर दिया, तो डैट मीन्स आपकी पैराफ्रेजिंग जो है वो इजीली हो चुकी है. सो दीज वर द 4 मेथड्स जो आप यूज करके पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं. बहुत इजी है. सबसे पहले आपको सिनोनिम्स आ गया, देन आपका चेंजिंग द position of words, then you can change the form of words. After that you can change the sentence from active to passive. Okay, so now moving on to the next part of the video, that is we will learn today about the linking structure. तो एक तो इम्पॉर्टेंट चीज आ जाती है जो पैराफ्रेजिंग होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है राइटिंग टास्क 1 में भी, राइटिंग टास्क 2 में भी. बट जो लिंकिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो भी बहुत हेल्प करते हैं आपको अच्छा स्कोर लाने में. ठीक है, सो यूजिंग अ वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी विल डेफिनेटली हेल्प यू टू गेन हायर स्कोर एट आईएलटीएस. ठीक है, just don't fear, you don't have to learn all of these phrases. just 2 से 3 जो आपको लगे, 2 to 3 phrases जो आपको सिंपल लगे हर एक चीज में. जो भी एक नीचे लिस्ट है मैं आपको बता देती हूँ. इस लिस्ट में इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. ठीक है, आप साथ साथ वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं. तो इस चीज को मैं और थोड़ा बड़ा कर देती हूँ. यस, सो नाउ यू कैन इजीली टेक द स्क्रीनशॉट्स. तो इस चीज़ को समझिए, ये सारे लिंकिंग स्ट्रक्चर्स हैं, एक लिस्ट मैंने प्रिपेयर की है. आप इस चीज़ को, इन वर्ड्स को, इन स्ट्रक्चर्स को यूज़ कर सकते हैं इन योर राइटिंग टास्क 1 एज वेल एज योर राइटिंग टास्क 2. तो दोनों में यूज़ कर सकते हो. तो एक बार देख लेते हैं, ये समझ लेते हैं ये क्या क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर देखा जाए, सो फर्स्ट इज लिस्टिंग. जब भी आपको कोई चीज़ लिस्ट करनी हो, जैसे कि जैसे हम राइटिंग टास्क में प्रोसेस में करते हैं, क्या करते हैं, जब हमें फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज बताना होता है तो वहाँ पे आप यूजुअली यूज़ कर सकते हो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, या फर्स्ट और फर्दरमोर, फाइनली, टू बिगिन विद, टू कंक्लूड, नेक्स्ट. तो जब भी आपने ना कोई भी लिस्टिंग करनी हो तो ईजिली ये सारे वर्ड्स आप यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज गिविंग एग्जाम्पल्स. तो आप एग्जाम्पल्स जब देनी हो तो आप क्या क्या फ्रेजेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, या एज फॉलोज, दैट इज, इन दिस केस, नेमली, इन अदर वर्ड्स. तो ये सारी चीज़ें, ये सारे फ्रेजेस यूज करके आप एग्जाम्पल्स बहुत ईजिली दे सकते हैं. ठीक है, सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जर्नलाइजिंग. जब भी आपको कोई एक जनरल बात करनी हो, जब भी आपको जनरल पॉइंट ऑफ व्यू देना हो, कुछ भी जनरली बात करनी हो, तो आप क्या क्या फ्रेजेस यूज कर सकते हैं. इन जनरल, या जनरली, ऑन द होल, एज अ रूल, फॉर द मोस्ट पार्ट, इन मोस्ट केसेस, यूजुअली. तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये यूज़ करके आप, ये सारे फ्रेजेस यूज़ करके आप जनरलाइज कर सकते हैं कोई भी चीज़, जो भी आइडिया, कोई भी इंफॉर्मेशन अगर आपको कहीं पे भी राइटिंग टास्क 1 में या राइटिंग टास्क 2 में जहाँ पे भी देनी हो. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज योर री इन्फोर्समेंट. जब आपको बार बार बताना हो कि भाई ये मैंने बात बताई है बट ये भी है, आपने कोई चीज़ ऐड करनी है. ठीक है, तो उसमें क्या कर सकते हो, ऑल्सो, या फर्दरमोर, moreover, what is more, in addition, या besides, above all, as well as, in the same way, not only but also. So these are the various phrases of reinforcement जो कि आप यूज़ कर सकते हो in your writing task 1 as well as your writing task 2. तो ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करेंगी. यार बिल्कुल ध्यान से समझिए, और जितना हो सके इन चीज़ों को, ज़रूरी नहीं है कि आपने हर एक लिस्ट को पूरी क्रैम करने बैठ जाना. डोंट डू क्रैमिंग. क्रैमिंग से कभी भी आपको हायर स्कोर नहीं मिलेगा. जितना ऑथेंटिक लिख सकते हैं, जितना ओरिजिनल लिख सकते हैं, उतना ही ओरिजिनल लिखें. इन सब में से जस्ट बेसिकली 2 से 3 चीज़ें याद कर लें जो कि आपको आपके जो आप राइटिंग करेंगे, जो आप डिस्कशन करेंगे, चाहे टास्क 2 में, चाहे डिस्क्रिप्शन देनी हो आपको टास्क 1 की, तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा हटके करती है, थोड़ा सा रिच एनरिच करती है. वो कैप जो होती है वो एम्बेलिश होती है, आपकी वाइब्रेंट होती है. ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज, जब हम कुछ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंस बताना हो, जब आप लास्ट में कोई भी चीज़ डिस्कस करके लास्ट तरफ जाते हैं, या फिर आपने कभी टास्क 1 में भी इन्फो डिटेल दी थी और आप एट द एंड आप कंक्लूड करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं सो, और देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, या एज अ कॉन्सिक्वेंस, या आप कह सकते हो अकॉर्डिंगली, कॉन्सिक्वेंटली, बिकॉज ऑफ दिस और दैट, thus, hence, और for this, that reason, so that. तो ये सारे सिंपल फ्रेजेस हैं, इनको लेते हुए, इनको यूज़ करते हुए आप बहुत इजीली सेंटेंस जो है वो अपने बना सकते हैं.
सो द नेक्स्ट थिंग इज हाईलाइटिंग, मतलब पर्टिकुलरली अगर आपने कोई एक चीज़ जो स्पेसिफिकली एक एग्जामिनर का इंटेंशन ग्रैब करनी है और आपको बताना है कि ये चीज़ जो है वो थोड़ी डिफरेंट है बाकी सारी चीज़ों से, जिसको हम कहते हैं हाईलाइटिंग द सेंटेंस, तो वो कैसे कर सकते हो, इन पर्टिकुलर या पर्टिकुलरली या स्पेशली और मेनली, सो ये सारी फ्रेजेस आप यूज़ करके अपने सेंटेंसेस को बड़ी ईजिली हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज रीफॉर्मुलेशन, जिसमें हमने करना है जहाँ पे फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं इन अदर वर्ड्स, रेदर, टू पुट इट मोर सिंपली, ये सारी चीज़ें हम बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग इज सिमिलैरिटी, जब भी आपको कोई सिमिलैरिटी बतानी हो, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप कौन कौन सी फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं, इक्वली, लाइकवाइज, सिमिलरली, कॉरस्पॉन्डिंगली, इन द सेम वे, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ यूज़ करोगे जब भी आपको कोई सिमिलैरिटी कहीं पे बतानी है, चाहे वो टास्क 1 में है चाहे वो टास्क 2 में है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज योर ट्रांजिशन टू न्यू पॉइंट, ठीक है, जब आप आपने एक चीज़ खत्म की है और आप नेक्स्ट चीज़ के बारे में बता रहे हैं, बट आपको अब्रप्टली फिनिश नहीं करना चाहते आप सेंटेंस, तो इन ट्रांजिशन लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो नाउ, as far as this is concerned, with regard या with reference to, as or as या it follows that, turning to the next point, ये ऐसे करके आप ट्रांजिशन जो है ये वर्ड यूज़ कर सकते हो ताकि आपका जो कोहेरेंस एंड कोहेजन जो होती है वो एक मेंटेन रहे, एक फ्लो जो है आपका राइटिंग का वो मेंटेन रहे, ठीक है। एंड नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, अगर आपको डिडक्शन करनी हो कोई सी भी चीज़ की तो आप क्या वर्ड यूज़ करते हो, देन, इन अदर वर्ड्स, in that case, otherwise, this implies that, if so or not, so इस तरह से आप सारे वर्ड यूज़ करके डिडक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। अगेन अगर आपको कोई एक्सप्रेस करना हो, कोई ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेस करना हो, तो उसके लिए क्या फ्रेजेस यूज़ कर सकते हैं हम, ऑल्टरनेटिवली, रेदर, ऑन द अदर हैंड, द अल्टरनेटिव इज, या अनदर पॉसिबिलिटी वुड बी, तो ये सारे जो भी फ्रेजेस हैं ये सिंपली आप यूज़ करके कोई भी ऑल्टरनेटिव एक्सप्रेशन जो है वो अपना प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, एंड अगेन अगर आपने कंट्रास्ट प्रेजेंट करना हो तो उसके लिए क्या यूज़ कर सकते हो आप, इंस्टेड, कन्वर्सली, ऑन द कंट्रेरी, इन कंट्रास्ट, इन कंपैरिजन, तो ये सारे के सारे वर्ड्स बहुत इजीली यूज़ हो सकते हैं आपके जब अभी आपने कहीं भी कंट्रास्ट कहीं पे भी स्टेटमेंट में करना हो, ठीक है। नाउ द लास्ट थिंग इज दैट इज समरी, जब भी आपको कभी भी कहीं समराइज करनी है कोई भी चीज़, चाहे वो आपकी टास्क 1 में है चाहे वो आपका टास्क 2 में, तो आपने क्या करना है, इन कंक्लूजन, टू कंक्लूड, और इन ब्रीफ या ब्रीफली जिसको हम कहेंगे, टू समराइज, ओवरऑल, देयरफॉर, तो ये सारी वर्ड्स जो हैं, ये सारे फ्रेजेस जो हैं, ये यूज़ करके आप एट द एंड अपना जो समरी है वो बता सकते हैं। या फिर आपने कोई चीज़ जो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस है उसको स्टेट करना, तो आप क्या टर्म्स यूज़ कर सकते हो, obviously, clearly, naturally, of course, या as can be expected, surely, after all, तो ये सारे वर्ड्स आप यूज़ करके जब भी आपने कोई भी चीज़ जो कि क्वाइट ऑब्वियस है उसको आपने बताना है, तो आप इस तरीके से ये फ्रेजेस यूज़ करके वहाँ मेंशन कर सकते हो। तो लास्ट इज कंसेशन, समटाइम्स समथिंग दैट इज अनएक्सपेक्टेड, तो उसके लिए कह सकते हो इवन दो, या हाउएवर, या हाउएवर मच, या नंदलेस, और स्टिल, और येट। सो ये सारे के सारे आपके लिंकिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप चाहे अपने स्क्रीनशॉट्स लेके इस चीज़ को आप मेमोराइज कर लें, इस चीज़ को ध्यान में रखें जितना हो सके। मैं नहीं कहती कि आपने हर एक वर्ड जो है वर्ड टू वर्ड आपको लर्न करना है, डोंट क्रैम एनीथिंग, जस्ट मेमोराइज जितना आपको हो सके मेमोराइज कर सकें, और जितना आप इनमें से जितना आपको जो वर्ड ईजी लगते हैं वो यूज़ कर लें, ठीक है। यूज़ करके आप ईजिली उस चीज़ को रख सकते हैं ताकि एट द एंड आपको इजी हो जब भी आप प्रैक्टिस करें। तो जब भी प्रैक्टिस भी करते हैं तो भी ये वर्ड्स इजीली डे बाय डे आप ये वर्ड्स यूज़ करके एट द एंड अपना जो डिस्क्रिप्शन जो अपनी जो डिटेल्स होती हैं वो उस चीज़ को वोकैब को एनरिच कर सकते हैं। सो गाइज दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और आई होप आपको इन्फॉर्मेशन जो है थोड़ी पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव लगी हो, और आई होप आप इन सब में से एटलीस्ट कुछ चीज़ें जो होंगी वो यूज़ कर सके अपनी राइटिंग में, ताकि आपकी राइटिंग थोड़ी सुधर जाए। जिनकी सुधरी हुई है वेल एंड गुड, उनकी बहुत अच्छी बात है, बट फॉर नाउ दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको इंफॉर्मेटिव लगी हो ये वीडियो। सो गाइज वी विल मीट विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।